चीन की एक खुफिया चाल ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन ने अचानक अपने एयरक्राफ्ट करियर ग्रुप को अलर्ट पर डाल दिया और साथ ही DF-21D मिसाइलों की तैनाती भी बढ़ा दी, जो अमेरिका के जहाजों को कैरियर किलर मिसाइल से खत्म करने की ताकत रखती है। लेकिन इसी वक्त चीन ने इंडोनेशिया से मिलकर एक नया अंडरसी डेटा केबल बिछाना शुरू किया है, जिससे अमेरिकी सर्विलांस सिस्टम को धोखा दिया जा सके। उधर अमेरिका ने जवाब में जापान के ओकिनावा बेस पर अपने सबसे खतरनाक B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को उतार दिया है और इंडो पैसिफिक में एक बार फिर टकराव का टेम्परेचर बढ़ गया है। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन की आक्रामकता सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है। DF-21D मिसाइल को कैरियर किलर ऐसे ही नहीं कहा जाता। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह हजारों किलोमीटर दूर से भी किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बना सकती है। और जब चीन इन मिसाइलों की तैनाती करता है तो अमेरिकी नौसेना की चालें खुद धीमी हो जाती है। लेकिन इस बार चीन ने सिर्फ मिसाइलें ही नहीं तैनात की, उसने एक और चुपचाप कदम उठाया है, जो साइबर और डेटा वॉरफेयर के नए युग का संकेत देता है। इंडोनेशिया के साथ मिलकर चीन ने एक नया अंडरसी डेटा केबल बिछाना शुरू किया है, जो उनके डिजिटल नेटवर्क को अमेरिका के इंटरसेप्शन सिस्टम से पूरी तरह काट सकता है। अब सवाल यह उठता है कि यह केवल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर कुछ और बड़ा, क्योंकि इसी डेटा केबल के जरिए चीन अपने नौसेना कम्युनिकेशन को अमेरिका की जासूसी निगाहों से दूर रख सकता है और इससे इंडो पैसिफिक में अमेरिकी सर्विलांस की रीढ़ टूट सकती है। और यही बात अमेरिका को बेचैन कर रही है। शायद इसी कारण वॉशिंगटन ने बिना कोई देरी किए अपने सबसे खतरनाक और अनडिटेक्टेबल हथियार B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स को जापान के ओकिनावा बेस पर भेज दिया है। ये वही बमवर्षक विमान हैं जो रडार पर नजर नहीं आते और परमाणु हमला करने में सक्षम है। अमेरिका का यह कदम सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि एक संदेश है। हम हर कदम की निगरानी कर रहे हैं और हम तैयार हैं। लेकिन ये इंडो पैसिफिक का अकेला संकट नहीं है। दुनिया के दूसरे कोने, उत्तरी ध्रुव के बर्फीले अंधेरों में भी आज एक अजीब हरकत हुई। रूस ने आर्कटिक समुद्री मार्ग पर अचानक अपनी न्यूक्लियर सक्षम पनडुब्बियों की तैनाती कर दी। यह दुनिया का नया आर्कटिक रूट है, जो आने वाले दशकों में सबसे छोटा ट्रेड कॉरिडोर बनने वाला है। लेकिन अब रशिया इसे रशियन सॉवरेन वाटर्स कह रहा है। नॉर्वे और कनाडा को एक सीधा मैसेज दे रहा है, ये वाटर्स अब हमारे हैं। इस वार्निंग के कुछ ही घंटों बाद रशिया ने कजाकिस्तान के साथ एक नया सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया। यह सिर्फ सेंट्रल एशिया पर रशिया की पकड़ को मजबूत करना नहीं है, यह नाटो के लिए एक सीधा चैलेंज है। इस डील का मतलब है रशिया अपने चारों ओर एक सिक्योरिटी रिंग बना रहा है, जिससे वेस्टर्न अलायंस के लिए अपने पुराने गेम्स खेलना मुश्किल हो जाएगा। अब अपना फोकस मिडिल ईस्ट पर शिफ्ट करते हैं, जहां दुनिया की सबसे एक्सप्लोसिव पॉलिटिक्स मिनट टू मिनट बदलती है। आज सुबह इजराइल ने एक शॉकिंग मूव किया। दमास्कस के पास एक आयरानियन आर्म्स डिपो पर एयर स्ट्राइक्स। इजराइल का दावा है कि ये वेपन्स हिजबुल्लाह और दूसरे आयरानियन बैक्ड मिलिशिया के लिए जा रहे थे। लेकिन लगभग तुरंत ही ईरान ने जवाब दिया, सिर्फ कड़ी वार्निंग्स से नहीं बल्कि अपनी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को हाई अलर्ट पर रखकर। तेहरान ने साफ कर दिया, जवाब इजराइल के अंदर गहराई में आएगा। यह सब तब हो रहा है जब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इमरजेंसी सेशन बुलाया है। अमेरिका और फ्रांस इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि चाइना और रशिया खुले तौर पर ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल के एक्शंस की आलोचना कर रहे हैं। यह अब सिर्फ दो देशों का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यह एक नई कोल्ड वॉर है जो आकार ले रही है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और वेस्ट, दूसरी तरफ चाइना, रशिया और ईरान। इस ग्लोबल टेंशन के बीच टर्की ने अभी एक ऐसा कदम उठाया है जिसने G7 इकोनॉमीज की फाउंडेशन हिला दी है। टर्की ने अनाउंस किया कि वह महंगा सऊदी क्रूड खरीदना बंद कर देगा और इसके बजाय रशिया और ईरान से डिस्काउंटेड ऑयल लेगा। यह पेट्रो डॉलर सिस्टम को बुरी तरह हिट करता है, क्योंकि यूएस और उसके एलीज की इकोनॉमीज ऑयल ट्रेड पर डिपेंड करती है। अगर दूसरे टर्की को फॉलो करते हैं तो डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस सीरियसली वीक हो सकती है। अब अफ्रीका को देखते हैं, जहां एक नया अलायंस आने वाले सालों में वेस्टर्न ऑर्डर के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। नाइजर और बुर्किना फासो, दो देश जो अब मिलिट्री गवर्नमेंट्स द्वारा चलाए जा रहे हैं, ने एक वेस्ट एंटी डिफेंस पैक्ट साइन किया है। गोल क्लियर है, फ्रांस, यूएस और यूएन को अपने रीजन से बाहर निकालना।
बुर्किना फासो के जनरल ने कुछ ऐसा कहा जो आज अफ्रीकन मीडिया में हर जगह है, हम अब गुलाम नहीं हैं, हम फ्री अफ्रीकन नेशंस हैं। तुरंत बाद उन्होंने फ्रेंच मिलिट्री कैंप्स पर धावा बोल दिया और फॉरेन फ्लैग्स हटा दिए। इसे सिर्फ एक रीजनल इशू समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये एक साइन है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जाग गए हैं और वे अब वेस्टर्न रूल्स से खेलना नहीं चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम एक ग्लोबल स्प्लिट की ओर बढ़ रहे हैं? चीन, रूस, ईरान, तुर्की और अफ्रीका के कुछ देश एक तरफ, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इजराइल और नेटो देश दूसरी तरफ। क्या यह सब हमें एक नए वर्ल्ड वॉर की ओर खींच रहा है? इधर दुनिया की निगाहें जहां एक ओर ताइवान संकट पर टिकी थीं, वहीं दूसरी ओर जापान में एक नई बहस ने भूचाल ला दिया। प्रधानमंत्री किशिदा सरकार के एक बिल के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी टोक्यो की सड़कों पर उतर आए। यह बिल जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों में बदलाव लाने वाला है, जिससे सैन्य हस्तक्षेप की संभावना बढ़ सकती है। इसी माहौल में उत्तर कोरिया ने अचानक अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी। एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों के लिए एक सीधा संदेश माना जा रहा है। ये घटनाएं एशिया को बारूद के ढेर पर ले जा रही हैं और सवाल उठता है, क्या टोक्यो और सियोल अब किसी बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं? उधर यूरोप की ओर देखें तो पोलैंड ने बेलारूस की सीमा पर सेना की तैनाती और मजबूत कर दी है। बेलारूस पर रूस के इशारे पर नाटो विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप हैं। इसी बीच यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस के खिलाफ नई आर्थिक पाबंदियों का ऐलान किया है और इससे रूस की प्रतिक्रिया और भी कठोर हो सकती है। अब सवाल यह उठता है, क्या बेलारूस एक नया यूक्रेन बनने की राह पर है और क्या पोलैंड अगला युद्ध क्षेत्र होगा? अफ्रीका की ओर नजर घुमाएं तो इथियोपिया और इरिट्रिया की सीमा पर हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों देशों के बीच सीमित झड़पों की खबरें आ रही हैं और यूएन ने क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। इसी बीच सूडान में एक ड्रोन हमले में सैकड़ों नागरिकों के मारे जाने की खबर ने मानवाधिकार संगठनों को झकझोर दिया है। क्या अफ्रीका की यह आग वैश्विक शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना बुझ पाएगी? और आखिर कौन है जो इन घटनाओं से फायदा उठा रहा है? जैसे जैसे ये घटनाएं खुलती जा रही हैं, दुनिया का हर कोना किसी अनदेखे खेल का हिस्सा बनता दिख रहा है, जहां एक गलती पूरी मानवता को संकट में डाल सकती है। अब कैमरा मिडल ईस्ट की ओर घूमता है, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव अब सिर्फ सीमित हमलों तक नहीं रह गया। बीते 24 घंटे में लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक अंजाम दिया, जिसमें एक हाई प्रोफाइल हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे। इस बीच ईरान ने भी चेतावनी दे दी है, अगर इजराइल ने युद्ध की सीमा पार की तो तेहरान खुद मोर्चा संभालेगा।